हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे और अच्छे होने भी चाहिए, है ना दोस्तों। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है G20। और G20 अभी प्रेजेंट टाइम में ना मैक्सिमम लोगों के माइंड में ये वर्ड कहीं ना कहीं क्लिक कर रहा है कि G20 की छुट्टी है, G20 की वजह से दिल्ली बंद है, G20 की मीटिंग चल रही है। तो बस हम उसी चीज़ को थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं कि G20 क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं और G20 कैसे काम करता है, किस किस बेस पे काम करता है, इनके अंदर क्या मीटिंग होती है। जैसे मीटिंग हो रही है G20 में 20 देश की, तो वो 20 जो स्टेट हैं वो किस टॉपिक पे काम करते हैं, ये सब चीज़ें हम आज जानने वाले हैं छोटी सी वीडियो में। और हाँ, एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात कि अब G20 नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक नया संघ जुड़ गया है जिसका नाम है AU, अफ्रीकन यूनियन, जिसमें 55 कंट्रीज़ का ग्रुप है और वो अब इसमें शामिल हो गया है। तो इस वजह से अब G20 नहीं रहा, मतलब आप कह सकते हो कि G20 बंद हो गया है। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि G20 की स्थापना कैसे हुई। तो G20 की स्थापना होने से पहले एक ग्रुप था जिसका नाम था G7। ठीक है, G का मतलब था ग्रुप और आगे डिजिट होती है। डिजिट का मतलब होता है कि उस ग्रुप में कितनी कंट्री कंट्रीब्यूट कर रखी हैं, कितनी कंट्री शामिल हैं। तो इससे पहले एक G7 नाम से ग्रुप था। जो G7 था उसकी स्थापना बहुत पहले हुई थी, मतलब इससे काफ़ी समय पहले हुई थी। और कह सकते हैं हम G7 में जो कंट्री थी वो कंट्री थी मतलब काफ़ी डेवलप्ड कंट्री थी। 1975 में G7 की स्थापना हुई थी। ठीक है, और उसमें डेवलप्ड कंट्री आती हैं। डेवलप्ड कंट्री मतलब जो विकसित हो चुकी थी। 3 वर्ड होते हैं, डेवलपिंग, ओके, एंड अनडेवलप्ड। तो जो डेवलप्ड होती हैं यानी कि विकसित कंट्री होती हैं, वो कौन सी कंट्री होती हैं? वो कंट्री होती हैं जो अपने देश की मूलभूत आवश्यकता यानी कि बेसिक नीड्स पूरी करती हो। बेसिक नीड्स में आपने चीज़ें पढ़ी होंगी, रोटी कपड़ा मकान। ये 3 चीज़ें जो होती हैं जो बेसिक नीड्स में आती हैं, जो किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आवश्यक होती हैं। और जब तक रोटी कपड़ा मकान ये 3 चीज़ें पूरी नहीं होती हैं, उससे पहले आप आगे के बारे में किसी भी चीज़ के बारे में आप सोच नहीं सकते। जब आप ये चीज़ें पूरी कर लेते हो तब कुछ और सोचते हो। लेकिन प्रेजेंट टाइम में रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ 1-2 चीज़ें और प्लस की गई है जिसको आप कह सकते हो शिक्षा और स्वास्थ्य है। ठीक है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है और हेल्थ अच्छी है तो फिर आप कुछ शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में सोचोगे। तो अब जो हमारा UNO है वो 5 चीज़ों को शामिल करता है बेसिक नीड्स में। एक तो रोटी हो गई, सबसे पहले पेट की ज़रूरत है, उसके बाद तन ढकने की बात आती है, रोटी कपड़ा, फिर आती है एक छत की, रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद हम हेल्थ की बात करते हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, हमें कोई बीमारियां तो नहीं है। हेल्थ के बाद बात आती है एजुकेशन की कि हाँ ठीक है, हेल्थ अच्छी है तो हमें कुछ अपने कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, एजुकेशन वो भी लेनी चाहिए, माइंड को समझना चाहिए, इनकी बातें आती हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो देश ये 5 चीज़ें पूरी करता है उसको कहते हैं डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश। और विकसित देशों का एक समूह था जिसका नाम था G7 में कौन कौन सी कंट्रीज थी आप यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है, जिसको आप थोड़ा सा और अच्छे से समझ सकते हैं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके मतलब आपका ब्रिटेन, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, USA। और G7 की स्थापना 1975 में होती है और ये विकसित देशों का समूह होता है। तो ये तो विकसित देशों का समूह था। इसी समूह ने G7 ने ही एक पहल की 1999 में, जिसकी स्थापना जो G20 बनता है 26 सितंबर 1999 को, 1999 को इन्होंने एक पहल की और इन्होंने कहा कि हम इस ग्रुप को, ये G7 अभी तक मतलब है, कहने मतलब ये G7 किसी में डिजॉल्व भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि G7 G20 में डिजॉल्व हो गया है, इसका अपना खुद का एक्सिस्टेंस भी है, इसकी खुद की वैल्यू है, इसका खुद का एक अस्तित्व अभी भी है। ये अपने अलग डिसीजन भी लेते हैं और ये देश G20 में भी शामिल है। G20 में एक तो G7 वाली कंट्रीज शामिल हैं जो 7 हो गई। उसके अलावा ब्रिक्स क्या है, जो 2009 में बना था, 2009 में बनता है, और जिसमें ब्रिक्स से B से भारत,
आर से जो है रशिया, सॉरी बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से जो है आपका साउथ अफ्रीका या फिर आप दक्षिण अफ्रीका कह सकते हैं। ये 5 देश हैं। ये 5 देश भी G20 में शामिल हैं। 7 वो हो गए, 5 ये 5 हो गए। अब बचते हैं कितने, देखो 7 और 5 कितने हो जाते हैं, 12। अब बचे आपके एक तरीके से 8। तो 8 में से रेस्ट 7 जो कंट्रीज़ हैं वो ये हैं सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना एंड तुर्की और मैक्सिको। अब बचता है एक जिसका नाम है EU, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज़ हैं, 28 कंट्रीज़ है, बट उसको एक यूनियन में काउंट करते हैं। तो अभी तक G20 में G7 मतलब आप किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम देने के लिए डेट वगैरह तो मैं है ही इम्पोर्टेंट, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि G20 में कौन से देश शामिल हैं और कौन से देश शामिल नहीं हैं। अगर आपने ये देशों को मतलब काउंटिंग याद नहीं रखी कौन से देश, यू में 28 कंट्रीज़ का एक यूनियन है जिसे EU के नाम से जाना जाता है, यूरोपियन यूनियन। तो ये भी G20 में शामिल है। अब आपको G20 के जो कंट्रीज़ हैं वो एक बार अच्छे से याद होनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए। मतलब G20 की समिट कहाँ हो रही है, कौन होस्ट कर रहा है, कितनी कंट्री हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन कौन कौन सी कंट्री हैं, कौन कौन सी इन्वाइटेड मतलब कि इसमें शामिल है कंट्री, इनके नाम याद होना आपको बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मैंने थोड़ा सा ना इसको सेपरेट करके आपको याद कराने की कोशिश कर रही हूँ। पहले आपको G7 के कंट्रीज़ याद होनी चाहिए। G7 में माइंड में मैप बनाना है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड कंट्री है। डेवलप्ड कंट्री में सबसे पहले आपको माइंड में लगाना है कि डेवलप्ड कंट्री यूरोप की कौन कौन सी है। मैक्सिमम कंट्री डेवलप कहाँ की है, यूरोप की है। तो यूरोप कंट्रीज़ में आपको डेवलप में जो सबसे पहले चीज़ें में आगे बढ़ गई हैं उनके नाम आ जाएंगे। USA हो गया, UK हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, ये सारी कंट्री, इटली हो गया, ये सारी कंट्री किस में है, G7 में। फिर आप आते हो ब्रिक्स। ब्रिक्स एक तरीके से वो कंट्री जो तेज़ी से अपना विकास कर रही हैं, या आप दूसरे वर्ड में कह सकते हो डेवलपिंग कंट्री। जो मैंने आपको 5 एलिमेंट्स मतलब 5 चीज़ें बताई थी, 5 एलिमेंट्स बताए थे किसके लिए, कि किसी भी देश को डेवलपिंग से या अनडेवलप से डेवलपिंग और डेवलपिंग में से वो किस तरीके से डेवलप्ड कंट्री में आते हैं, विकासशील से कैसे विकसित कंट्रीज में आते हैं। तो इसके लिए आपको 5 जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो पूरी करनी चाहिए, मतलब किसी भी देश को। तो ये जो ब्रिक्स वाली कंट्रीज़ हैं ये वो कंट्री हैं जो इन 5 मूलभूत आवश्यकताओं में बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, बहुत जल्दी ये उछाल मार रही हैं, जिसमें ब्राज़ील हो गया, रसिया हो गया, भारत हो गया एंड चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये 5 कंट्री। तो पहले 7 फिर 5, 7 कंट्रीज़ हैं जो आपको थोड़ी अलग से याद करनी है। सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, तुर्की और मैक्सिको। अन्य संघ में मैंने लिखा है EU मतलब यूरोपियन संघ। अभी तक ये शामिल थे 8 सितंबर 2023 तक, लेकिन 9 सितंबर को जो हमारे इंडिया में दिल्ली में जो मीटिंग हो रही है, 9 सितंबर को इसमें एक अलग से संघ शामिल हो जाता है जिसका नाम है AU मतलब क्या कहते हैं, अफ्रीकन यूनियन। और जिसमें अफ्रीकन यूनियन कितनी कंट्रीज़ की है, 55 कंट्रीज़ का एक समूह है, तो ये भी इसमें शामिल हो जाता है। सोचो अब G21 बन गया है, ये बात समझ में आ गई, ओके। इसकी कंट्रीज़ याद हो गई। अब हम बात करते हैं इसके सम्मेलन की, कि इसके सम्मेलन अभी तक कितने हो चुके हैं। इंडिया में जो सम्मेलन हो रहा है वो 18 नंबर का है। कितने नंबर का है, कौन से नंबर का है, 18 नंबर का है। इससे पहले हम सबसे पहले फर्स्ट सम्मेलन की बात करते हैं। तो फर्स्ट सम्मेलन, इसकी स्थापना तो हमने पढ़ी है कि 26 सितंबर 1999 को हो जाती है, लेकिन जो इसका एक शिखर सम्मेलन होता है, पहले स्थापना होती है, कंट्री शामिल हो रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन एक जो बड़े लेवल पे जो इसके फर्स्ट सम्मेलन होता है वो होता है 2008 में, ठीक है, 2008 में होता है वाशिंगटन DC। आपका ये वाशिंगटन DC में होता है सबसे पहला सम्मेलन। आफ्टर दैट सेकेंड सम्मेलन UK में होता है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में होता है, लंदन में।
आफ्टर दैट जो उसके बाद लगातार सम्मेलन होते हैं, तो सारे सम्मेलन का हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। फिर हमारा जो 17th सम्मेलन होता है, मतलब अभी जो हो रहा है वो 18th नंबर का है, 18वें नंबर का है। तो इससे पहले जो सम्मेलन होता है वो इंडोनेशिया बाली में होता है, ओके, जो 2022 में होता है। उसके बाद अपना है जो है 23 में, वो है 18वें नंबर का, हमें पता है दिल्ली में हो रहा है और इंडिया में दिल्ली में हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट सम्मेलन कहाँ होगा, ये ब्राज़ील में होगा, ठीक है, ब्राज़ील में होगा 2024 में। तो ब्राज़ील में किस जगह होगा फाइनली ये तो बाद में पता चलेगा। ओके, तो इसके सम्मेलन भी आपको पहले, दूसरे एंड अभी कहाँ हुआ है, इससे पहले कहाँ हुआ और इसके बाद क्या होगा ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो नॉर्मल थर्ड ग्रुप के, डी ग्रुप के, थर्ड ग्रुप के, इनमें यही फैक्ट बेस के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कहाँ पे सम्मेलन हुआ, ओके, कब हुआ, कहाँ पे हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो G20 है, अच्छा, इससे सबसे पहले मैं एक चीज़ बताती हूँ कि जो अपने यहाँ पे जो सम्मेलन हो रहा है उसमें क्या कहते हैं, थीम क्या रखी गई है। थीम से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बच्चों से। तो हमने जो थीम रखी हुई है, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने या इंडिया के जो भी हमारे सरपास जितने भी नेता हैं, उन्होंने बड़े सोच समझ के चीज़ें थीम रखी हुई है, बड़ी प्लानिंग से उन्होंने थीम रखी है वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, हिंदी में जिसे आप कह सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम। मतलब इसकी थीम से ही पता चल रहा है कि पूरा विश्व एक है। वसुधैव कुटुंबकम मतलब पूरा विश्व एक है। इसी तरीके से अगर हम इंग्लिश में इसको बात करते हैं तो वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, एक पृथ्वी, एक फैमिली और उन सबका एक ही फ्यूचर। तो सोचो इतना अच्छा इन्होंने नाम, इतनी अच्छी इन्होंने थीम रखी है, तो लोग तो अपने आप ही अट्रैक्ट होंगे कहीं ना कहीं कि हाँ चलो हमें अपनापन फील हो रहा है। और जब अपनापन फील हो जाए ना, तो इंसान कहाँ से कहाँ, क्या से क्या कर जाता है कुछ समझ नहीं आता, और कब कहाँ पहुँच गए, मतलब सारी जो हमारे मन की, मतलब जो डिस्टेंस होते हैं ना एक दूसरे में, चाहे वो दो दिलों की बात हो, दो देशों की बात हो, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो थीम बहुत अच्छी है, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। आई होप आपको भी अच्छी ही लगेगी और किसी भी थर्ड पर्सन को भी ये थीम बहुत अच्छी लगेगी। ओके, तो हमारी थीम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। थीम याद होगी आपको। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो G20 काम कैसे करता है, जो सबसे आपको पता होना चाहिए कि G20 काम कैसे करता है। तो G20 दो ट्रैक पे काम करता है, ठीक है, दो ट्रैक पे काम करता है, जिसमें एक है वित्त ट्रैक, फाइनेंस ट्रैक जिसे कह सकते हो, सेकंड है शेरपास ट्रैक। शेरपा वर्ड जो है वो कहाँ से आया, सबसे पहले मैं ये जानना जरूरी है। तो शेरपा वर्ड जो है एक नेपाल में एक जाति है, उसका नाम है शेरपा। और वो जाति कैसी होती है, वो जाति हष्ट पुष्ट और बहुत मेहनती लोग होते हैं। उनका काम है कि जो लोग हिमालय वाले क्षेत्र पे चढ़ाई करते हैं, हिमालय पे जाते हैं, तो उनको वो लोग क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो हिमालय क्षेत्र में रह रहे होते हैं, तो उनको ना बहुत अच्छे से आदत पड़ जाती है उस क्षेत्र में रहने की। तो जब और पर्वतारोही जाते हैं हिमालय पे किसी भी तरीके की, मतलब वहाँ पे चढ़ाई करते हैं वो, तो उनको वो लोग क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनको ट्रैक बताते हैं कैसे जाना है, क्या करना है। तो ये चीज़, ये शेरपा वर्ड वहाँ से लिया है, हमने नेपाल से लिया है, एक जाति का नाम है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है शेरपा वर्ड, यहाँ पे शेरपा वर्ड ये कर रहा है दोस्तों कि दो तरीके से काम कर रहा है, दो ट्रैक पे। तो एक ट्रैक का नाम है शेरपा ट्रैक। तो शेरपा ट्रैक मतलब वो ऐसे लोग होंगे उसमें कि जो लोग रणनीति बताएंगे इन लोगों को, क्योंकि ये जो G20 है वो एक इंटरनेशनल मंच है, किस तरह का, गवर्नमेंट एंड बैंक, सेंट्रल बैंक जो होती हैं और गवर्नमेंट होती हैं, उनका एक ग्रुप है, उनका एक मंच है। तो उन लोगों को, जो गवर्नमेंट होगी और जो सेंट्रल बैंक होगी, अब शेरपास जब किसी ना किसी गवर्नमेंट के ही होते हैं, ऐसा नहीं कहीं और से आते हैं, लेकिन इन शेरपास का स्पेशल काम क्या होता है, इनका काम होता है रणनीति बताना कि हाँ कैसे काम करना है, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम कैसे, कौन सी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, ये कौन करता है, शेरपा करते हैं। तो हमारी जब भी मीटिंग होती है तो एक तरफ तो जो है फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं और दूसरी तरफ जो है गवर्नमेंट की तरफ से ही कुछ स्पेशल शेरपास नियुक्त किए जाते हैं और वो लोग होते हैं, ठीक है, दो पैनल में एक तरीके से मीटिंग चलती है। तो प्रेजेंट टाइम में जो इंडिया की तरफ से शेरपा हैं उनका नाम है आपके क्या कहते हैं, अमिताभ कांत। जो हमारे जो नीति आयोग है, नीति आयोग के ये कौन है, अध्यक्ष हैं, CEO है। और
CEO हैं वहाँ के अमिताभ कांत, ये हमारे इंडिया के शेरपा हैं। तो इनका नाम भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में इनका नाम पूछा जा सकता है। और ये कौन है ये भी पूछा जा सकता है, नीति आयोग के ये अध्यक्ष हैं। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ही दी हैं। अच्छा, थोड़ी सी एक बात और बताती हूँ। G20 जो है, हमने बताया कि G20 में एक तो 20 ग्रुप पहले से थे, अभी नया ग्रुप जुड़ गया जिसका नाम है AU, यानी कि अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, वो तो अभी बाद में काउंट होगी कि उसकी क्या कितनी GDP है क्या नहीं, लेकिन जो पहले से थे G20 में कंट्रीज़, उनकी अगर मैं पूरे विश्व में अगर 80 मतलब 100% कोई काम होता है, 100% इनकम जैसे इनकम होती है या एक्सपेंसेस होते हैं, तो जो भी 100% होता है, यानी कमाई कह सकते हैं आप सिंपल भाषा में, तो उसमें से 85% इन जो 20 कंट्रीज़ का था। मतलब 100 रुपये अगर हम कमाते हैं ना, तो 85 रुपये 85 रुपीज़ कौन कमाता था? ये 20 कंट्रीज़ कमाती थी। तो इतना बड़ा ये पूरे विश्व में कहीं ना कहीं एक्सटेंस रखते हैं, अपनी वैल्यू रखते हैं। तो इसलिए इन G20 का एक बहुत बड़ा ये ग्रुप है और इसकी बहुत वैल्यू है, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता कोई भी कंट्री। इसके साथ साथ ये तो बात हुई GDP की कि 85%, और अगर ट्रेड होता है, 100 रुपये का ट्रेड हुआ, कोई व्यापार हुआ, तो 75% व्यापार तो इन्हीं का है, 75% इन्हीं कंट्रीज़ का है। मतलब कहने का मतलब ये ग्रुप बहुत बड़ा है, आप इसे निगलेक्ट नहीं कर सकते, कोई भी कंट्री से निगलेक्ट नहीं कर सकती। और जब ग्रुप बड़ा है, और इंडिया में ना पहली बार ऐसा हो रहा है कि G20 की मीटिंग हो रही है, 1999 में बना है, 2008 से कंटिन्यू मीटिंग हो रही है, लेकिन इंडिया को अब जाके मौका मिला है यहाँ पे कि पहली बार इंडिया में मीटिंग हो रही है इसकी। तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी पूरे वर्ल्ड में सबका ध्यान कहाँ पर है? इंडिया पर। मतलब इतनी बड़ी पृथ्वी है, और उस पूरे 7 कॉन्टिनेंट में से एशिया कॉन्टिनेंट का साउथ का एक छोटा सा एरिया जिसका नाम है अपना इंडिया, और वहाँ पे सबका ध्यान है। तो ये तो बहुत प्राउड की बात। और हम इंडियन लोग, हम भारतीय लोग इसकी मेज़बानी कर रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं एक अध्यक्षता करने का मौका मिला है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और अब तो हमें ना अपना ट्रांसलेट नाम भी नहीं लेना। अब तो मोदी ने बहुत अच्छे से इस चीज़ को हाईलाइट किया है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि क्यों ट्रांसलेशन पे जाएं, हम भारतवासी हैं और हमें भारत ही कहना है, अब हम भारत ही कहेंगे। अब कोई भी गवर्नमेंट इन्विटेशन आ रहा है ना, इवन दैट अदर कंट्रीज से या अदर ग्रुप से, अदर इंस्टीट्यूट से, कोई भी UNO वगैरह कहीं से भी अगर इन्विटेशन आता है इंडिया के नेताओं को या अपने PM को, राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा होगा, गवर्नमेंट ऑफ भारत। तो सोचो कितनी बड़ी बात हो गई कि अपनी जो मातृभाषा है उसको आगे, जो हमारा ओरिजिनल नेम है उस पर काम किया जा रहा है। तो कहीं ना जब हमारे इमोशंस मजबूत हो जाएंगे ना, तो हम जंग जीत जाएंगे। और देख लेना एक दिन क्या होगा। अभी तक तो हम पढ़ते आ रहे हैं अमेरिका ब्रिटेन, लेकिन बहुत जल्दी ही वर्ल्ड के जो संप्रभु देशों में हमारा भारत आ जाएगा। ओके दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि सारा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार नहीं 2 बार वीडियो देख लेना, और जो भी कन्फ्यूजन रही होगी वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वैसे शायद आपको समझ में ही आ गया होगा। ओके, थैंक यू। एंड दोस्तों प्लीज़ थोड़ा वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों। और सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस दोस्तों, मेरा मतलब है कि हम ना वीडियो में थोड़ा गैप हो जाता है, इसके लिए मुझे क्षमा देना। एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़।